Good morning, class 8 student. This is our second video of Natural Vegetation and Wildlife Resources, chapter number 2. Diggy has a small plot. Let's read. Diggy has a small plot of land on which he grows different kind of crops. The harvest from his farm is usually enough to meet his family need. मतलब एक स्टोरी बता रहा है जहाँ पर डिग्गी के पास एक छोटा सा ज़मीन है, वो एक बहुत छोटा ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर वो बहुत तरीके का क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं. द हार्वेस्ट फ्रॉम हिज फार्म इज़ यूजुअली इनफ टू मेड हिज फैमिली नीड्स. जो भी चीज़ खेत करके एग्रीकल्चर करके उगता है आता है उससे उसके परिवारों की चाहिदा पूरा होता है. मनु लिव्स इज एन अर्बन एरिया. मनु एक लड़का, वो अर्बन एरिया मतलब शहर की तरफ शहर में रहता है. ही हैज़ हायर्ड ए कंस्ट्रक्टर टू मेक ए कॉलोनी ऑन द लैंड. उन्होंने एक कंस्ट्रक्टर टू हायर किया है कि अपने कॉलम लैंड, उसका जो ज़मीन है कॉलोनी में, उसको तैयारी करने में. ही इज़ होपफुल टू अर्न गुड मनी बाई पुटिंग दिस फ्लैट्स ऑन रेंट. वो उम्मीद में है जब तक कि उसका कंस्ट्रक्शन में एक अच्छा फ्लैट बन जाएगा, उस जो भी फ्लैट बन जाने के बाद वो उसको रेंट में किराए में दे देगा. सो बोथ डिग्गी एंड मनु, तो ये दोनों ही डिग्गी और मनु दोनों ही क्या है, आर यूजिंग देयर लैंड इन डिफरेंट वेज. दोनों ही अपने हिस्से की ज़मीन को अलग अलग तरीक़ों में यूटिलाइज कर रहे, व्यवहार करेंगे. द लोकेशन ऑफ देयर लैंड्स एंड देयर नीड्स अफेक्ट द वे दे आर यूजिंग देयर लैंड. हमें यह देखना है कि उन दोनों के ज़मीन का अवस्थान, एक का है शहर में तो एक का है गांव में, और उन लोग का चाहिदा क्या है. डिग्गी का जितना छोटा है उसी में से हर एक तरीके के क्रॉप्स को कल्टीवेट करके उसका दिन चला जाता है, मतलब उसका संसार पूरा परिवार चल जाता है. और इनका क्या है, इनका शायद परिवार चल जाने के बाद भी इनका कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है, क्योंकि उनके पास जो ज़मीन है वो वहाँ पर कंट्रैक्टर के द्वारा बहुत अच्छा फ्लैट बना के उसको रेंट में देंगे ताकि उसका कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए. तो दोनों का अलग अलग देखें, दोनों के ज़मीन के हिस्सा, ज़मीन का परिमाण देखते हुए दोनों का अलग अलग नीड पूरा होता है. Now land resources. Land is actually the solid portion of the surface of the earth. हम लोग बोले थे पृथ्वी पृष्ठ का पहला हिस्सा क्या होगा, which layer is the first? लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे शक्ति आवरण रहता है, सख्त सॉलिड पोर्शन रहेगा. मतलब ज़मीन में तो गीलापन होगा तो ज़मीन नहीं होगा ना, तो ज़मीन में एक हार्डनेस होना चाहिए, सॉलिड पोर्शन रहना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड लैंड. इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ नेचर. लेकिन ये इसका संपद, ये इसका सृष्टि कहाँ से है? बाय नेचर. इट इज़ दैट द पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ एंड हैज़ यूजफुलनेस इज़ वेरियस वेज. मतलब लैंड अगर नहीं होता तो हम अपने ज़िंदगी सही से नहीं जी पाते. लैंड है इसीलिए ज़िंदगी बहुत अच्छे से, जिसकी जहाँ पर जैसे मतलब ज़मीन है, तो मतलब ये भी हम बोल सकते हैं जैसे बायोस्फीयर में बायो मतलब लाइफ का होना ज़रूरी है, और लाइफ है तो ही सर्वाइव कर पा रहे, क्योंकि एयर वाटर लैंड है, तो कहीं ना कहीं लैंड का रहना ज़रूरी है, जो कि हमारे ज़िंदगी को वेरियस टाइप से अवेल करते हैं. लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स. तो ज़मीन वो प्राकृतिक संपदा है जो कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत होता है, थोड़ा ज़्यादा. इट इज़ इवाक्यूटिस एंड इनएग्जॉस्टिक इन नेचर. It is one of the most important gifts of nature for the growth of life and development of human civilization. हर इंसान को मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए और तरक्की देने के लिए ज़मीन का होना बहुत ही ज़रूरत है. किंतु अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमें मानव सभ्यता को आगे बढ़ाना है. थम तो नहीं जाएंगे भले जितना भी आबादी हो, लेकिन आबादी के साथ साथ हमें ये हमारे चाहिदा, हमारे सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए लैंड का, ज़मीन का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ बोथ है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अभी हम लोग रिसोर्स का चैप्टर पढ़ के आए हैं. रिन्यूएबल मतलब अगर रिन्यूएबल में क्या लेंगे, जिसमें साइकिलिंग होता है ना, मतलब बायोटिक रिसोर्स, एंड नॉन रिन्यूएबल आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स. अगर जड़ पदार्थ ना सजीव बल के ना भी नहीं मानेंगे तो नॉन लिविंग के तौर पे वो भी हमें ज़रूरत है. और रिन्यूएबल इसे बोला जा रहा है कि हम उसके कैसे व्यवहार कर रहे हैं. ज़मीन में अभी धान का सिंचाई हुआ, धान उठा के लेके आया, तो उस ज़मीन को क्या फेंक देंगे, जला देंगे? नहीं. फिर उसमें कुछ अलग करेंगे, उसका फर्टिलाइज करके फिर उसको दूसरे प्रकार के काम में लगाएंगे. तो ये भी तो रिन्यूएबल हो रहा है, तो घूम फिर के जिस ज़मीन पे काम होता है.
In the main sense, land are known as both resource renewable and non-renewable. Land use, जमीन का व्यवहार. The land is put to different uses such as farming, grazing, mining, settlement. हम सब जानते हैं जमीन की क्या क्या काम पे लगभग लगाई जाती है. रोड्स, रेलवे. अब लैंड, सड़क, वो भी तो जमीन के ऊपर ही है. रेलवे वो भी तो ज़मीन के ऊपर है. तो ज़मीन का व्यवहार. द proportion ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम रीजन. हर एक जगह पर, विश्व के हर एक जगह पर, पूरे विश्व में ज़मीन की ज़रूरत अलग तौर पे पूरी होती है. समय से समय क्या किस ज़मीन का क्या काम है, सब जगह अलग अलग तौर पे उसका व्यवहार होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज. फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब ज़मीन का व्यवहार करने के बाद, व्यवहार करने से क्या प्रभाव पड़ता है. मतलब इसका खराब प्रभाव भी है और अच्छी प्रभाव भी है. द यूज ऑफ लैंड इन एनी एरिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ए वैरायटी ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर. मैं एक बात बोली हूँ, मेरे ज़िंदगी का तरीका, मेरा आज महीने में 5 रुपये इनकम हुआ, तो वो मेरा 5 रुपये अगर मैं बचत कर पाऊँगी तो वही दिन का 5 रुपये मेरा महीने में कितना होगा, 150 रुपये. तो अब 150 रुपये हम लगातार ऐसे ही करके हम बड़ा महीने का करेंगे. तो करने के बाद मेरा एक कुछ काम हुआ, मेरा कुछ डिमांड पूरी हुई, या फिर मेरा कुछ सपना पूरा हुआ. तो जैसे मेरा हुआ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, एक समाज में. पहला मैं एक समाज का हिस्सा, उसके बाद एक देश का हिस्सा हूँ, उसके बाद पृथ्वी का भी हिस्सा हूँ. तो ऐसे धीरे धीरे मेरे कम्युनिटी से लेके शुरू करके मेरे कंट्री, जब मेरा अपना एक इंसान का अपना तरक्की, मतलब वो एक सोशल का तरक्की, उसके बाद पूरे देश की तरक्की. तो ऐसे क्या फिजिकल, अपनी फिजिकल, अपना इकोनॉमिकल और कल्चरल वैल्यू. तो जैसे कि एक इंसान से हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, वही एक ज़मीन में भी है. ज़मीन में कल्चर, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ज़मीन में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रोडवेज, रेलवेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स बनाया जा रहा है. तो क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि सभ्यता, सिविलाइजेशंस को आगे बढ़ाना है. तो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल इफेक्ट हो रहा है. हो सकता है कि लैंड की ज़्यादा व्यवहार से लैंड का डिग्रेडेशन हो रही हो, खराब हो रहा है, ये भी हो रहा है. लेकिन मेन फ्रॉम फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रभाव पड़ता है. अब प्रभाव में 2 प्रभाव है, सुप्रभाव एंड कुप्रभाव, मतलब अच्छा प्रभाव और खराब प्रभाव. सच एज स्लोप ऑफ द लैंड. पहले जैसे पहाड़ी एरिया में हम देखे लोग बंगलो बना के पहाड़ के ऊपर रहते, तो वहाँ की ज़मीन क्या, वहाँ पर वही ज़मीन है, ढाल. वहाँ पर देखो ज़िंदगी जीने के लिए पहाड़ी एरिया में जो खेती होता है, जैसे टी कल्टीवेशन होता है, तो उसमें स्लोपिंग रहता है, ढाल रहता है ज़मीन में, ताकि वहाँ पर टी बनाने के लिए अगर ढाल नहीं होगा तो बारिश का पानी निकल नहीं आ पाएगा, तो जम जाएगा, तो चाय पत्ती सड़ जाएंगे. तो वहाँ के टी को अच्छे से फॉर्मेशन करने के लिए लैंड को वैसे टाइप का बनाया गया है. सेकेंड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर. जमीन में क्या रहेगा, जमीन और मिट्टी आर बोथ आर वेरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जमीन मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब जमीन, जमीन मतलब मिट्टी ना भी हो सकता है, क्योंकि जमीन हम सूखा जो रास्ता पड़ा है, जो रोड, वो भी तो कहीं ना कभी मिट्टी के फॉर्मेशन में ही था. फिर उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा पीट के आवरण रास्ता बना है. तो मतलब उसके ऊपर को मिट्टी का आवरण कैसा होगा, ये भी जमीन के ऊपर निर्भर करता है. थर्ड में बता रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस और द अंडरग्राउंड वाटर. मिट्टी के नीचे से या फिर ज़मीन के नीचे से जहाँ पर भी कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाओ, पानी का खेती करो, होता है ना, सिंचाई व्यवस्था के दौरान मिट्टी के नीचे से पानी उठाया जाता है. मतलब क्या, अंडरग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है. द प्रिवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन. सबसे बड़ा चीज़ नेचर का ये हथियार हमारे हाथ में भी नहीं रहा, कभी कभी नहीं रहता है, ये प्रकृति के हाथ में रहता है. वो क्या है, जलवायु. मतलब अभी का मौसम हम देख रहे हैं, हर रोज़ आंधी तूफान आ रहा है. तो इसी टाइम में अगर कोई खेती करेगा या फिर कुछ सामान ज़मीन पे कुछ कल्टीवेशन किया तो कितना नुकसान होता है ना. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायुक अवस्था बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है नेचुरल रिसोर्स के कोई भी कार्य में, वो एयर, वाटर एंड लैंड में. एंड नंबर
उसके बाद द नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। जमीन है, मैं बताई जमीन में क्या है, फॉर्मेशन, पृथ्वी पृष्ठ का जो शक्ति आवरण है लिथोस्फीयर के, उसमें पहाड़, बहुत सारे पहाड़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, पहाड़ का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पहाड़ को काट के अंडर ऑफ बेसमेंट क्या मिलता है, खनिज, मिनरल्स मिलता है, तो इसका भी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ये अगर नहीं रहता तो वो भी सिविलाइजेशंस को आगे चलाने के लिए मिनरल्स और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, जो भी चीज़ को हम सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे सिर्फ इंसान अपने हाथ के द्वारा नहीं कर पाएगा ना, अभी बहुत सारे प्रयुक्ति विद्या के दौरान, टेक्नोलॉजी को काम में लगाते हुए, मशीनरीज के दौरान हम इन चीज़ों का व्यवहार करते हैं। एंड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, पॉपुलेशन है तो हमारे चाहिदा बढ़ रहे हैं, लेकिन वही चाहिदा को पूरा कौन करेगा, पॉपुलेशन ही करेगा, तब जाके सभ्यता भी आगे बढ़ेगा। एक काम 5 दिन में जो किया जा सकता है, पहले ज़माने में धान वान ज़मीन से उठने के लिए लोग अपने हाथों से करते थे, लेकिन फिलहाल क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी भी मशीनरीज लगाते हैं और लोग मैन पावर लगा देते हैं। घर बैठ के तो काम होगा नहीं, तो मैन पावर लगा देंगे तो वही काम बहुत आसानी से जल्दी कम टाइम में हो जाएगा। एंड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अवेलेबल लैंड, जो भी ज़मीन हो, चाहे वो रोड होके पड़ा हो, चाहे रेलवे ट्रैक बना हो, चाहे एग्रीकल्चर के पर्पज़ पे हो, चाहे मेरा खुद का घर बना हो उस ज़मीन में, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाता है। चाहे एक झोपड़पट्टी जैसा बना के रखो, मिट्टी का कच्चा घर बना के रखो और पक्का घर बना के रखो और फैक्ट्री बनाओ, तो एक इकोनॉमिकल लैंड वैल्यू उस जमीन का बन ही जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड यूजेस, माने जमीन के व्यवहार का प्रभाव। अभी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे कि सच में क्या सब हर क्या अच्छाई के लिए हो रहा है, नहीं, इसमें भी कुछ डिग्रेडेशन फ्रॉम है। तो वी विल गेट बैक ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। चिल्ड्रन, रीड एट योर होम very carefully. Goodbye.